गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बेसलाइन टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें हम आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का पेपर हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि देखिए दो पार्ट है इसमें, और पहले पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, दोनों पार्ट में हमको पास होना है। पृथक पार्ट ए और पार्ट बी, पृथक पृथक 8 अंक लाने वाले विद्यार्थी उस भाग में उत्तीर्ण माने जाएंगे, मतलब 8 अंक लाना है। तो पार्ट ए 6वीं से 8वीं तक के लिए है और पार्ट 9वीं वाले लेवल के लिए है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति दी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल गई होगी जिसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया है, जैसे इसका 9 है, इसका आंसर 7 है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर दे दिया है, लेकिन वो आंसर कैसे आए इसको हम इस वीडियो में डिटेल में हल करेंगे। तो देखो पहला का उत्तर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास एक आकृति बन रही है। यदि इसको मैं यहाँ पर ऐसा जोड़ दूँ तो ये देखिए क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लंबाई होगी 5 और चौड़ाई होगी 3, तो 5 तिया 5 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो 15 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया, जिसमें से इतना भाग हमको हटा देना है। तो इसका भाग देखिए, ये 3 लंबाई होगी और 2 चौड़ाई, 3 दूनी 6, 6 घटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए क्या लिखा है कि ऋण 10 में से ऋण 7 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो अभी यदि आप ऋण 10 यहाँ पे फिर ऋण 7 घटाएंगे तो ऋण 10 में से ऋण 3 घटाएंगे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और जब इसमें लिखेंगे तो देखिए ये ऋण 10 हो गया और ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 3। अब देखिए क्या हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ऋण 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है ये बताना है हमको। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों ये आयताकार आकृति बन रही है और यहाँ पर प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश के हैं। दूसरा तो ये तो हमारा सत्य हो गया। फिर है वर्ग समीकरण के वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो समलंब चतुर्भुज होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और दोनों साइड की दो भुजाएं ये समांतर नहीं होती। जबकि यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है कि समलंब की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा में ये दोनों जोड़े आ जाते हैं, ये वाला भी जोड़ा और ये भी जोड़ा, तो जो कि ये क्या है गलत है। और फिर है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा आंसर सी, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या, संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक भाज्य है, एक अभाज्य है। भाज्य एवं अभाज्य दोनों प्रकार की है, और न तो अभाज्य और न ही भाज्य है। तो देखिए भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें दो मतलब स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग जाता है। ठीक है, स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या का भाग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और अभाज्य का मतलब होता है स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य होती है। तो देखिए एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या है जो न तो इसको अभाज्य माना जाता है और न ही भाज्य माना जाता, तो हमारा आंसर डी सत्य हो जाएगा। फिर है m + 3 × 4 + 8 = 24 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ यम का मान ज्ञात करना है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, यम धन 3 गुणित 4, 4 का हम अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का गुणा अंदर करेंगे तो हो गया 4 यम धन 4 तिया 12 और ये बराबर ये 24, और ये 8 का पक्षांतरण करें तो ऋण 24, ये 4 यम बराबर 24, 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा 16, और ये धन 12 का पक्षांतर करें तो ऋण 12, तो उस 16 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा 4, और इधर है 4m, तो ये 4 से 4 कट गया तो यम का मान क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया आंसर सी।
अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तब कोणों के माप क्या होंगे। देखिए पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई है, हमारे पास दो पूरक कोण है तो इनका योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी दिया है फ्रेंड्स, इनका हम देख लेते हैं कि दोनों का योग 90 किस किस का हो रहा है और दोनों में अंतर कौन कौन सा 12 डिग्री का है। पहला ऑप्शन देखो, इनको जोड़ के देखते हैं। 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 90 अंश हो गया। और दोनों में अंतर देखिए 12 डिग्री का है, तो यही हमारा फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह 96 और 84, तो 96 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 से तो ज़्यादा हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 90 होता है, लेकिन दोनों में अंतर 12 का नहीं है और ये दोनों का योग 90 अंश नहीं होता। तो इस तरीके से पहला आंसर हमारा सत्य हो गया। अगला लिखा है ए बी बी सी तथा सी ए किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की मापें हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से ए बी सी हमने त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी। अब ये क्या कह रहा है, कौन सा सही है। देखिए ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी बराबर है सी ए, तो बिल्कुल गलत है। यदि हम इसको 1 माने, इसको 1 माने तो ये आता है वर्गमूल 2। तो देखिए दोनों का जो योग है ये इससे बड़ा है ना। अब यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है क्योंकि दोनों का योग इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तीनों का योग 180 हो नहीं सकता, तो ए बी धन बी सी बड़ा है सी ए, ये बिल्कुल सत्य है हमारा, क्योंकि ये ए बी और जो बी सी है दोनों भुजाओं का योग एक कर्ण से बड़ा है, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए नवा सवाल क्या लिखा है, एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 6 में ही जीत प्राप्त की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत का प्रतिशत हमको बताना है। तो देखिए पिछले वर्ष कितने जीते थे, 6, और इस वर्ष कितने जीते हैं, 9, तो 9/6 हो जाएगा गुणित 100। इसका भाग दे देंगे हम, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 2 का भाग इसमें देंगे तो 50, तो ये हो गया 50 मतलब 150/2। सॉरी ये 2 तो कट गया है, तो ये कितना आ गया 150। तो 150 का मतलब क्या हुआ, 100 धन 50, 100% तो इस वर्ष का हो गया, पिछले वर्ष का हो गया, 50% इस वर्ष ज़्यादा हुआ है ना, तो 50% हमारा क्या आएगा, अधिक आ जाएगा। फिर है देखिए ये क्या लिखा है, 3 पर 5 की घात गुणित 10 पर 5 की घात गुणित 25/5 पर 7 की घात गुणित 6 पर 5 की घात का मान क्या होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए उत्तर तो 1/2 आता है, लेकिन हल कैसा करना है आपको हल करते आना चाहिए, क्योंकि ये सब आंसर फ्रेंड्स आपको बाकी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे ढेर सारे आंसर, कि आपको बता दिया जाएगा कि इसका सी है, इसका बी है, इसका डी है, इसका ये, लेकिन वो कैसा आएगा आपको नहीं बताया जाता। तो मैं यहाँ आपको, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप यदि बिना स्किप किए इसको देखेंगे तो आपका ही लाभ है, आपको सभी प्रकार के सवाल हल करना समझ में आ जाएगा कि किसका आंसर कैसे आया। तो देखते हैं इसका हल कैसे होता है। देखिए यहाँ पर 3 पर 5 की घात है गुणित इस 10 को हम तोड़ेंगे, यहाँ 5 लिखा है तो 5 गुणित 2 में तोड़ देते हैं, तो 5 गुणित 2 पूरे पर 5 की घात गुणित 25 को तोड़ देते हैं 5 गुणित 5 में, बटे में आ जाएगा 5 पर 7 की घात गुणित 6 को तोड़ लेंगे 3 गुणित 2 पूरे पर 5 की घात, ये हो गया 3 पर 5 की घात गुणित ये 2 पर 5 की घात गुणित ये 5 पर 5 की घात गुणित ये 5 पर 2 की घात बटे ये हो गया 5 पर 7 की घात गुणित 3 पर 5 की घात गुणित 2 पर 5 की घात। ठीक है, देखिए 3 पर 5 की घात से 3 पर 5 की घात कटा, 2 पर 5 की घात से 2 पर 5 की घात कटा, 5 पर 2 की घात 7 की घात है, तो ये 5 की घात और 2 7 की घात कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो यहाँ पर जो भी आंसर लिखा है हमारा फर्स्ट आ जाएगा सही 1। ठीक इसी प्रकार ये देखिए 11वां सवाल क्या लिखा है, ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ऋण 14/9 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इनका जो कटता है उसको काट देंगे, तो देखिए ये इस ऋण का गुणा इस ऋण में हुआ तो हमारा सामने आ गया धन। अब यह है 4/5 गुणित 3/7 गुणित
15/16 गुणित 14/9। अब जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए 4 का 4, 4 चौ 16, 5 का 5, 5 तिया 15, 7 का 7, 7 दूनी 14, ये 3 3 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? 2 बचा और ये 4 बचा, तो 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास उत्तर आ गया 1/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी, 1/2। इसके बाद देखिए एक समबाहु समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 अंश है, तब उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए बाह्य बहुभुज में जो कोणों की माप है, बाह्य कोण, जो बाह्य कोण होता है वो होता है 360/भुजा, यन जहाँ है भुजाओं की संख्या। हमको यहाँ भुजाओं की संख्या निकालना है, तो ये यन का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यन बराबर 360 बाह्य कोण, और 360 कोण, कोण कितना है यहाँ? 45 अंश का, 45 का भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a³ माइनस b³ बराबर क्या होगा? खालिस्तान दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सरसमीका है, इसका मान क्या होता है? a³ माइनस b³ बराबर ये होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इसको हम इसे मिला लेंगे कि कौन सी सरसमीका लग रही है। तो देखिए ये वाला है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये सी आंसर आ जाएगा। चौथा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए दूरी हमको पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है? देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 75 किलोमीटर, तो 75 यहाँ हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, और चाल दिया है 75, तो ये दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। और जब चाल गुणित समय हो जाएगा तो दूरी है हमारी, दूरी बराबर चाल दिया है 75 किलोमीटर गुणित समय दिया है 20 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 20/60। इस 3 बार कटा, 3 का 75 में भाग 25 बार गया, तो 25 किलोमीटर दूरी। मतलब 1 घंटे में यदि 75 किलोमीटर चलता है तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर चल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/3 पर ऋण 2 की घात, ऋण 1/2 पर ऋण 3 की घात, फिर कोष्टक बंद, फिर भाग में दिया 1/4 पूरे पर ऋण 2 की घात का सरलतम रूप होगा। तो इसका सरलतम रूप हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक घात है, तो ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में जब बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, ये ऋण 2 की घात है तो ये 3/1 हो जाएगा, तो धन 2 की घात हो जाएगी, फिर ऋण ये 2/1 हो जाएगा, तो इस पर भी धन 3 की घात हो जाएगी, कोष्टक बंद, फिर भागित 1/4 है तो ये हो जाएगा 4 पर 2 की घात। ठीक है, 4/1 पर 2 की घात। अब यहाँ पर 3 का वर्ग हो गया 9, ऋण 2 पर 3 की घात हो गया 8, और ये भागित ये हो गया 4 का वर्ग 16, 9 में से 8 गया तो 1/16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/16। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1/16। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया? निम्न आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा यदि AC बराबर 22 सेंटीमीटर तथा BC, ये देखिए AC का मान दिया है 22 सेंटीमीटर, और दिया है B और D AC पर डाले गए लंब BM और DN है की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ये लंब दिए हुए हैं हमारे पास, इन लंब की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या आधार दिया हुआ है। तो देखिए जो का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं ACB या ABC, क्षेत्रफल ABC बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित आधार, आधार हो गया A से C मतलब 22 गुणित ऊंचाई होगी 3, बराबर इससे कटा तो 11, 11 या 33 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकल गया 33 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे तो ये भी 33 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि आधार 22 है और ये ऊंचाई 3 है। तो
ADC बराबर भी है, क्षेत्रफल ADC भी बराबर क्या होगा 33। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कितना होगा 66 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि यदि 5x धन 7/2 बराबर 3/2 x ऋण 14 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसा निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 5x धन 7/2 बराबर 3x/2 ऋण 14, दोनों पक्षों में हम 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 10x धन, यहाँ 2 का गुणा होगा 2 कट जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ 2 का गुणा होगा 2 कट जाएगा तो बचेगा 3x ऋण, यहाँ 2 का गुणा होगा 14 दूनी 28। इस x का पक्षांतरण इस साइड कर देंगे तो 10x ऋण 3x बराबर ऋण 28, और ये 7 इधर गया तो ऋण 7, या 7x बराबर ये 28 और ये 7 दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों के सामने समान चिन्ह है, तो ऋण 35। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इससे भाग जाएगा 5 बार तो ऋण 5, तो x का मान आ जाएगा ऋण 5, ये आंसर। इसके बाद एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, ये दिया हुआ आयु, अध्यापकों की आयु का परिसर। तो आयु का जो परिसर होता है फ्रेंड्स, परिसर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा, ठीक है। तो उच्च सीमा यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊंचा मान है ना, या इसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मान ऋण सबसे छोटा मान, ठीक है। तो उच्च सीमा यहाँ पर हमारी कितनी होगी, या वो सबसे बड़ा मान कितना है ढूंढिए, यहाँ पर 54 है, ठीक है। 54 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 54 ऋण निम्न सीमा सबसे लोअर मान, सबसे छोटा मान हम देखेंगे तो 23, 23 से छोटा कोई है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 23। दोनों को जब घटा देंगे 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31, तो ये आ जाएगा 31 वर्ष। इसके बाद अब क्या लिखा, अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी, अर्जुन की वर्तमान आयु क्या होगी। अब अर्जुन की वर्तमान आयु पूछा हमको और दोनों के आयु में संबंध दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर आर्यन की आयु हम मान लेते हैं x, आर्यन लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख दें अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ वर्तमान आयु, तो आर्यन की वर्तमान आयु 100 मान लिए और अर्जुन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखिए प्रश्न के अनुसार आर्यन की आयु की दुगनी है, जो भी आर्यन की आयु है अर्जुन की आयु उसकी डबल हो जाएगी, तो 2x। देखिए वर्तमान आयु हो गई आर्यन की x और अर्जुन की 2x। अब क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी। अब 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं, तो आर्यन की आयु क्या हो जाएगी x ऋण 5 और अर्जुन की आयु हो जाएगी 2x ऋण 5। अब दोनों के बीच में जो संबंध है फ्रेंड्स, क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले मतलब ये वाली आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी, किसकी आयु, अर्जुन की आयु, तो यहाँ हम लिख देंगे अर्जुन की आयु है ना, या अर्जुन की आयु लिख दिए 2x ऋण 5, ये कैसी थी, आर्यन की आयु की तिगुनी थी, तो आर्यन की आयु की 3 गुनी, तो आर्यन की आयु है 1 ऋण 5, इसका 3 गुना। अब इन दोनों को हल कर देते हैं तो हमको x का मान निकल जाएगा, तो ये 2x ऋण 5 बराबर ये हो गया 3x ऋण 5 दिया 15, ठीक है। तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 15 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया धन 15 ऋण 5 बराबर, इसको इस साइड ले जा लेंगे तो ये हो गया 3x ऋण 2x, तो x बराबर हमारे पास निकल गया 10, तो x का मान कितना आ गया 10। अब यदि आज अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी, तो हमको कितना पूछा है, अर्जुन की वर्तमान आयु क्या है, तो अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2x मतलब 20 वर्ष, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, किसी प्राकृत संख्या m बड़ा है 1 के लिए पाइथागोरस त्रिक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो देखिए फ्रेंड जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो हमारे पास किस रूप का होता है, जैसे ये कोई प्राकृत संख्या n है तो एक भुजा हो गई हमारे पास n, ठीक है। तो दूसरी भुजा
हो जाती है हमारे पास n/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी भुजा हो जाती है n/2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 1। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस त्रिक। अब यहाँ पर n के जगह में हमारे पास क्या दिया है, m, 2m दे दिया यहाँ पर। तो n के जगह यहाँ 2m लिखेंगे हम, तो 2m, और यहाँ 2m/2, तो m 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट ए खत्म होता है। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स लिखें, ताकि मैं पार्ट बी वाला वीडियो भी आप तक पहुंचा सकूं।